नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम भारत दुर्दशा नाटक की समीक्षा करने वाले हैं। इसके सम्यक विश्लेषण को देखने वाले हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से इसे जो सवाल बन सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम इसके नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का परिचय देखेंगे। हालांकि ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है। साहित्य के विद्यार्थी को इनका परिचय देना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। लेकिन हम अपनी औपचारिकताओं के अनुसार इनका संक्षिप्त परिचय देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक और हिंदी नवजागरण के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। वे एक लेखक, कवि, नाटककार और पत्रकार थे जिन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य को नई दिशा दी। उनका जन्म एक विशिष्ट वैश्य परिवार में हुआ। उनके पिता गोपाल चंद्र स्वयं एक अच्छे कवि थे। भारतेंदु जी ने काव्य, नाटक, निबंध, उपन्यास और पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उन्होंने राष्ट्रीय जागरण, समाज सुधार और भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण पर विशेष ध्यान दिया। उनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, जैसे नाटक में भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी और सत्य हरिश्चंद्र। कविता में देखें तो विजयनी वंदना, भारत माता की दुर्दशा, और पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने कई पत्रिकाएं निकाली, जिसमें हरिश्चंद्र चंद्रिका, कवि वचन सुधा और अन्य पत्रिकाएं भी हैं, जिसमें एक स्त्री विमर्श की पत्रिका इनकी थी। बाला बोधिनी पत्रिका भारतेंदु की स्त्रियों के लिए पहली पत्रिका थी। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से भारतीय समाज को अंधविश्वास, जातिगत भेदभाव और विदेशी शासन के प्रति जागरूक किया। उन्होंने हिंदी साहित्य को सरल और सहज जन सामान्य के लिए प्रासंगिक बनाने का कार्य किया। हिंदी है भारत की रीढ़ जैसे विचारों को प्रोत्साहन देकर हिंदी भाषा को प्रतिष्ठित करने में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उन्हें भारतेंदु की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ होता है भारत का चंद्रमा। आइए अब हम भारत दुर्दशा नाटक के संक्षिप्त सार को देखते हैं। उसके बाद हम इसकी समीक्षा को देखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक भारत दुर्दशा भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दुर्दशा का गहन चित्रण करता है। यह नाटक भारत पर अंग्रेजी शासन के दमनकारी प्रभाव और भारतीय समाज की निष्क्रियता को उजागर करता है। इसमें व्यंग, करुणा और देशभक्ति का मेल है, जो उस समय के भारतीय समाज को आत्मचिंतन और जागृति के लिए प्रेरित करता है। भारत दुर्दशा नाटक का मुख्य उद्देश्य भारत के पतन के कारणों को उजागर करना और जनता को स्वतंत्रता और सुधार के लिए प्रेरित करना। इसमें अंग्रेजी शासन की अन्यायपूर्ण नीतियों के साथ साथ भारतीय समाज की कमजोरियों को भी दिखाया गया है। इस नाटक की कथा वस्तु की बात करें तो नाटक में भारत और सत्यनाश फौजदार जैसे प्रतीकात्मक पात्रों के माध्यम से तत्कालीन भारत की स्थिति का चित्रण किया गया है। भारत देश की दुर्दशा पर शोक व्यक्त करता है, जबकि सत्यनाश फौजदार व्यंग्यात्मक रूप से विदेशी शासन के औचित्य का समर्थन करता है। जनता की गरीबी, भूखमरी, शोषण और निष्क्रियता को मार्मिक रूप से प्रस्तुत किया गया है। इस नाटक को मैं संक्षिप्त रूप में बताऊं तो ये नाटक 6 अंकों में बटा हुआ है। पहले अंक में ये एक योगी आते हैं, वो गाना गाते हैं, गीत गाते हैं, जिसमें वे अतीत का गौरव गान करते हैं और भारत की दुर्दशा पर शोक प्रकट करते हैं। उसके दूसरे अंक में भारत आता है और वो अपनी दुख और व्यथा को प्रकट करता है। उसके बाद भारत डरता हुआ मूर्छित होकर गिर जाता है। फिर निर्लजता आती है और आशा आती है और उसे उठाकर ले जाती है। उसके बाद तीसरा अंक आता है, जिसमें भारत दुर्दैव और सत्यनाश फौजदार के बीच में संवाद होते हैं, जिसमें भारत की बुराई के लिए जो भी किया जा सकता है उसका ये लोग प्लान बनाते हैं और बताते हैं। उसके बाद में सत्यनाश फौजदार के जो भी सैनिक हैं, रोग, आलस्य और मदिरा, अंधकार, ये सभी आते हैं और ये भारत दुर्दैव से संवाद करते हैं और अपने प्लान के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से वे काम कर रहे हैं। इसके बाद हमारा 5वां अंक आता है, जिसमें 7 सभ्यों की सभा होती है, जिसमें एक छोटी सी कमेटी होती है और
उसमें एक सभापति होते हैं, बंगाली होते हैं, एक महाराष्ट्री होते हैं, एक एडिटर होते हैं और एक कवि होते हैं। दो महाशय जो देशी होते हैं, दो देशी वो रहते हैं, पहला देशी और दूसरा देशी। इन लोगों के बीच में संवाद होता है। यहाँ पे थोड़ा आशा की किरणें झलकती है। ये लोग भारत के बचाव के लिए एक सभा का आयोजन करते हैं, लेकिन अंत में वो भी निष्क्रिय हो जाता है। फिर इसके बाद छठा और अंतिम अंक आता है, जिसमें भारत भाग्य गीत गाता है और भारत के अतीत को बताते हुए वर्तमान स्थिति पर शोक प्रकट करता है और भारत मूर्छित पड़ा रहता है। इस तरह से यह नाटक समाप्त होता है और भारत भाग्य अंतिम में आत्महत्या कर लेता है। इस नाटक के मुख्य विषय को देखें तो वो है अंग्रेजी शासन का शोषण, भारत की प्राकृतिक और आर्थिक संपत्तियों का शोषण, सामाजिक विघटन, आपसी फूट, स्वार्थ और उदासीनता, आत्मसम्मान और संस्कृति का पतन, भारतीय समाज का पाश्चात्यकरण और अपनी पहचान खोना, जागरूकता और संघर्ष का आह्वान, जनता को संगठित होकर स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने का संदेश दिया गया है। इस नाटक का अंतिम संदेश को अगर देखें, नाटक का अंत प्रेरणादायक है, जिसमें यह बताया गया है कि यदि भारतीय समाज संगठित और जागरूक होगा तो देश की दुर्दशा समाप्त हो सकती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस नाटक के माध्यम से समाज में सुधार और एकता, स्वतंत्रता की आवश्यकता पर जोर दिया है। भारत दुर्दशा नाटक भारत की गुलामी दुर्दशा का मार्मिक चित्रण है। यह न केवल अंग्रेजी शासन की आलोचना करता है, बल्कि भारतीय जनता को आत्ममंथन और जागरूकता के लिए भी प्रेरित करता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने व्यंग और करुणा के माध्यम से स्वतंत्रता और सुधार का संदेश दिया है, जो आज भी प्रासंगिक है। अब हम इस नाटक के मुख्य बातों पर चर्चा करते हैं, इसकी समीक्षा आलोचना को देखते हैं। इस नाटक में प्रयोगधर्मिता का प्रयोग किया गया है। प्रयोगधर्मिता का अर्थ होता है मूक वस्तुओं का सजीव चित्रण। इस नाटक में जो भी पात्र आते हैं, जैसे कि रोग, आलस्य, मदिरा, अपव्यय, ये सब भावनाओं का नाम है और ये इनका सजीव चित्रण किया गया है, इन्हें एक पात्र के रूप में लाया गया है। इस नाटक के पात्रों को देखें तो वो दो भागों में बटे हुए दिखाई देते हैं। एक जो भारत का हित चाहते हैं और एक भारत का अहित चाहते हैं। एक भारत की बुराई करना चाहते हैं, एक भारतवर्ष की अच्छाई की सोचते हैं। अगर हम हित चाहने वाले पात्रों को देखें तो उसमें एक भारत स्वयं है, एक भारत भाग्य जो नाटक के अंतिम में आते हैं, और एक 7 सभ्यों की सभा है, जो कि आप नाटक पढ़े होंगे तो आप उसमें देखे होंगे, जिसमें महाराष्ट्री, बंगाली, सभापति, दो देसी और भी लोग हैं। तो ये हित चाहने वाले लोग हैं। वहीं बुरा चाहने वाले लोगों को देखें तो इसमें भारत दुर्दैव, सत्यनाश फौजदार और इनके और भी बहुत सारे सैनिक हैं, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार और भी इनके हैं अपव्यय, अदालत, फैशन, सिफारिश। इस नाटक को हम अगर देखें तो इसमें जो बुरा चाहने वाले पात्र हैं उनको एक हायरार्की के रूप में दिखाया गया है। जैसे सबसे ऊपर रानी विक्टोरिया है, उसके नीचे भारत दुर्दैव है, उसके नीचे सत्यनाश फौजदार है, सत्यनाश फौजदार के नीचे उनके और भी सैनिक है, जैसे रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार। और सत्यनाश फौजदार द्वारा और भी जो फैलाए गए सैनिक है, अपव्यय, अदालत और भी बहुत सारे इसमें बताए गए हैं। अगर आप नाटक पढ़े होंगे तो आप इन सब पात्रों से परिचित होंगे। अगर आप नाटक नहीं पढ़े हैं तो मैंने एक वीडियो नाटक की व्याख्या पे बना दिया है, उसे आप देखकर तब इस वीडियो को देखेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। इस नाटक में कमियों की बात करें तो इस नाटक में दोहराव की गलती मुख्य रूप से आती है। जब आप देखेंगे तीसरे अंक में भारत दुर्दैव बैठा रहता है और सारे पात्र नाचते हुए आते हैं, जो कि एक रूपता को जन्म देता है। सभी आते हैं और सभी आकर सबसे पहले आत्म प्रचार करते हैं, अपना प्रचार करते हैं,
अपना परिचय देते हैं। उसके बाद वो जब बोलना शुरू करते हैं तो भारत दुर्दैव सभी के साथ एक समान उसका व्यवहार रहता है। बस वो यही पूछता है और क्या किया, और क्या किया। यहाँ भारत दुर्दैव कुछ बोलता नहीं है, बस और क्या किया, और क्या किया, और अंतिम में सभी को शाबाशी देकर और जाने को कहता है। तो इस तरह से इसमें एकरूपता और दोहराव की गलती है जो इस नाटक में बोरियत यानी कि उबाऊपन को जन्म देती है। इसमें संतोष का एक बार जिक्र आता है। इसका आलस्य के रूप में वहाँ प्रयोग किया गया है जो कि अर्थ का अवमूल्यन को दिखाता है। संतोष का अर्थ वास्तविक जीवन में जो है वो यहाँ नहीं दिखाई देता है, यहाँ आलस्य के रूप में मतलब दिखाई देता है जो कि अर्थ का अवमूल्यन हुआ है। इस नाटक में जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कमी है कि इसमें समाधान नहीं बताया गया है। बस भारत बर्बाद होते जा रहा है, मरता हुआ प्रतीत हो रहा है, लेकिन ये कैसे बच सकता है उसके बारे में कोई समाधान अंतिम में नहीं दिया गया है। इसका त्रासद अंत होता है और अंतिम में भारत भाग्य मर जाता है। तो ये भी एक इसकी कमी हो सकती है। कि हम और भी विशेषताओं की बात करें तो इस नाटक में दूसरे अंक के अंतिम में एक प्रसंग आता है जब आशा आती है। आशा नाम के पात्र का एंट्री होता है। तो आशा का यहाँ पे नकारात्मक प्रयोग किया गया है। आशा शब्द हमारे आम जीवन में एक सकारात्मक अर्थ निकालता है, लेकिन इस नाटक में उसका नकारात्मक रूप से प्रयोग किया गया है। इसके बाद इस नाटक में भारतेंदु जी ने अपने दुख को भी व्यक्त किया है। डिसलॉयल्टी के माध्यम से वे कहते हैं कि कवि वचन सुधा नाम की एक पत्रिका थी, उसको भी हमें किस लिए मतलब पकड़ने को भेजा गया था। भारतेंदु जी की एक पत्रिका थी कवि वचन सुधा, जिसे अंग्रेज़ों ने प्रतिबंधित कर दिया था, उस पर बैन लग गया था। तो वो अपना दुख भी इसमें पात्रों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। इस नाटक की और विशेषताओं की बात करें तो इसकी शुरुआत दुखांत है और अंत त्रासद है। मतलब इस नाटक में आप पहले अंक में देखेंगे तो अतीत का गौरव गान करने के साथ भारत में निहित भारत के समाज में निहित बुराइयों और दुखों का वर्णन किया जाता है कि हाँ हाँ भारत दुर्दशा ना देखी जाए, अभी क्या भारत की हाल हो गई है, उसके बारे में दुखांत चित्रण किया गया है। अगर इस नाटक के त्रासद अंत की बात करें तो अंतिम में भारत भाग्य कटार का छाती में आघात करना, इस तरह से वो आत्महत्या कर लेता है और जब निगाह गिरती है तो वहाँ पे एक त्रासद अंत है जब कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, वो भारत मरता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार इस नाटक के अंत में जो वध दिखाया गया है ये नाट्य शास्त्र के नियम के विरुद्ध है। इसके बारे में रामविलास शर्मा का एक आलोचना है जो कि प्रसिद्ध है। वे कहते हैं जब सीधे तरीके से बात ना हो तो समाज को एक धक्का देना आवश्यक होता है। इस नाटक में 5 तत्व महत्वपूर्ण हैं जो कि इस नाटक में निहित है। पहला श्रृंगार, दूसरा हास्य, तीसरा कौतुक, चौथा समाज संस्कार और पांचवा देश वत्सलता। इन पांचों तत्वों के समन्वय से यह नाटक एक उत्कृष्ट नाटक बनता है। यह नाटक मुख्य तौर पर अंग्रेजी शासन का आलोचना करता है, लेकिन यह भारतीय समाज की आंतरिक कमजोरियों को भी बताता है। राम की शक्ति पूजा में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि अन्याय जिधर है उधर शक्ति है। तो इस कोटेशन का भी आप इस्तेमाल अपने उत्तर में कर सकते हैं कि जिस प्रकार भारत दुर्दैव भारत के विनाश के लिए भारत के लोगों के साथ अन्याय करता है, अलग अलग प्रकार से उन्हें मतलब बर्बाद करने के लिए अलग अलग षड्यंत्र रचता है, लेकिन कोई आशा की किरणें नहीं दिखाई देती है। वहीं 5वें अंक में एक आशा की झलक दिखाई देती है। तो उसके संदर्भ में आप ये कोटेशन दे सकते हैं या फिर कहीं और भी आपको जहाँ लगे वहाँ आप इसे लिख सकते हैं। अगर हम इसके परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रश्नों की बात करें तो इससे 25 नंबर के क्वेश्चन पिछले साल आए थे। इस बार भी उसी प्रकार 25 नंबर का इसे प्रश्न रहेगा, जिसमें 10 नंबर की व्याख्या और एक 15 नंबर का प्रश्न था। पिछली
परीक्षा में जो इसका प्रश्न आया था वो था, भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर भारतेंदु युगीन परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। और इसकी अथवा में एक प्रश्न था, रंगमंच की दृष्टि से भारत दुर्दशा नाटक की समीक्षा कीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारतेंदु का समय 1850 में उनका जन्म हुआ था और उस समय 1857 की क्रांति हुई थी। तो ये स्वतंत्रता संग्राम का समय था। इस समय की परिस्थितियों को आप जानते हैं, किस तरह से अंग्रेजी शासन हमारे भारत पर राज कर रही थी, इसे लूटने की कोशिश कर रही थी, इसे बर्बाद किया जा रहा था। तो उन सभी बातों का उल्लेख कर सकते हैं। और भारतेंदु की विशेषताओं में आप बता सकते हैं कि उनकी एक रचना है सभ्य जाति गोपाल की। तो भारतेंदु जाति व्यवस्था का विरोध करते थे। वो इनके नाटक में भी इसका कुछ प्रसंग देखने को मिलता है। और इस सभ्य जाति गोपाल की जो एक इनकी रचना है, इसमें भी ये चीज़ देखने को मिलता है कि इन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया है। मतलब सभी जात को एक दूसरे से मिलाकर बराबर बताने की बात की है। वहीं इनकी एक बलिया व्याख्यान की एक भाषण है, भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है। उसमें इन्होंने संदेश दिया है स्वदेशी अपनाने को और अपने कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए इन्होंने उसमें बताया है। तो उसके आधार पर भी आप इनको लिख सकते हैं कि भारतेंदु की क्या दृष्टिकोण थी और वो समाज में किस तरह से बदलाव लाना चाहते थे। जैसा कि आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, हिंदी साहित्य में चरम सीमा लेखन की तभी होती है जब आप उसमें तुलना को शामिल करते हैं। जब उनकी ही रचनाओं से या फिर किसी अन्य लेखकों की रचनाओं से उनकी इस रचना को तुलना करते हैं तो आपका उत्तर उत्कृष्ट होता है। तो इसमें आप इनकी मैं 2 रचनाएं बता रहा हूँ। ये छोटी छोटी रचनाएं हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं और नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लेंगे किसी की। तो इसमें निहित बातों को आप भारत दुर्दशा के नाटक में जो भी बातें हैं वो उनसे तुलना करके आप लिख सकते हैं, जिसमें सभ्य जाति गोपाल की मैंने अभी बताया और भारतवर्ष में उन्नति कैसे हो सकती है। इसमें उन्होंने बताया है कि जब अंग्रेज़ों के यहाँ ड्राइवर भी जो होते हैं वो अगर अंग्रेजी अफसरों को ले जाते हैं तो उन्हें जब बीच में समय मिलता है तो वो अखबार पढ़ते हैं। वो इस तरह से समय व्यर्थ नहीं करते हैं। निकम्मेपन को उन्होंने टारगेट किया है कि भारत में जिस तरह से लोग मतलब अपना समय व्यर्थ करते हैं, तो उन्होंने एक सही रास्ता दिखाने का प्रयास किया है। स्वदेशी अपनाने को वो कहते हैं। अगर आप भारतेंदु जी का विशेषता भी बताना चाहते हैं तो उसमें आप ये भी बता सकते हैं कि वे लीक से हटकर चलने की जो आधुनिक काल के लेखकों में प्रवृत्ति है वो भी यहाँ देखने को मिलती है कि अंत में त्रासद अंत को वो दर्शाते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार हमारा जो दूसरा प्रश्न था, इसमें रंगमंचीयता की दृष्टि से भारत दुर्दशा नाटक। तो रंगमंचीयता की दृष्टि से मैंने अभी बताया कि यह नाटक बहुत ही साधारण और सरल है, लेकिन इसमें एकरूपता और दोहराव के कारण यह उबाऊपन को जन्म देता है। और भी आप अपने हिसाब से इसमें और बातें शामिल कर सकते हैं इनके पात्रों को देखकर। उसके बाद भारतेंदु युगीन चेतना को मैंने बताया और इसमें से प्रश्न जो बन सकते हैं वो इस नाटक के उद्देश्य के बारे में बन सकते हैं। तो शुरू में ही मैंने बताया कि इसमें क्या संदेश दिए गए हैं और इसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं। आप इस नाटक को पढ़ेंगे तो आप समझ ही रहे होंगे। अगर आप इस नाटक को नहीं पढ़े हैं तो हमारे एक और वीडियो जो अभी प्लेलिस्ट में ऐड है उसको देख सकते हैं। इसके बाद इससे एक और प्रश्न जो बन सकता है वो है तात्विक समीक्षा की। तो मैं नाटक के तत्वों को एक वीडियो में कवर करूँगा जिसके अनुसार आप इस नाटक की तात्विक समीक्षा कर सकते हैं। तो उसकी भी एक वीडियो आएगी। आशा करता हूँ इस वीडियो में बताए गए सभी बात आपको समझ में आ गए होंगे और आप अपनी परीक्षा में उसका उपयोग करके अच्छा अंक प्राप्त कर सकेंगे। अगर और भी कोई आपका डाउट है,
कोई प्रश्न जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। लिंक हमारे चैनल के बायो में दिया हुआ है। धन्यवाद।